हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रत्नेश सर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय रत्नेश सर में। आजकल हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि जीवों में जनन है इसको पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने इसमें अभी तक देखा है जीवन काल क्या होता है। हालांकि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उस टाइम बताए थे आपको कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको बताया गया था इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ना होता है। पहला टॉपिक जीवन काल। पहला टॉपिक क्या है? जीवन काल। और दूसरा टॉपिक क्या है? जनन। ठीक। और जिसमें से हम लोगों ने जीवन काल को पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनन क्या होता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे जनन या रिप्रोडक्शन। तो जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, जनन क्या होता है? जीवों द्वारा अपने समान नई संतति या नए जीव को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? जीवों द्वारा अपने समान नई संतति या कह सकते हैं नए जीव को उत्पन्न करना या कह सकते हैं उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक। जीवों द्वारा अपने समान नई संतति या नए जीव को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। देखिए, जनन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। जो जनन है यह एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है या कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इतना आपको याद रखना है, जनन कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, नहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जनन क्या होता है? जीवों द्वारा अपने समान नई संतति या नए जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है। अगर अब हम बात कर लें जनन क्यों आवश्यक है, कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? ठीक। या फिर जनन के लाभ बताइए। अगर आपसे पूछा जाए जनन क्यों आवश्यक है या जनन के लाभ बताइए तो आप बताएंगे पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अगर कोई भी जीव जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो जनन क्यों जरूरी है? जनन इसलिए जरूरी है जिससे कि जीवों का अस्तित्व इस दुनिया में, इस संसार में बना रहे। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक। तो हम क्या बताएंगे? पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक होता है। और इसका दूसरा कारण भी हम बता सकते हैं, जनन से जाति की निरंतरता या फिर कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो क्या लिखेंगे? जनन से जाति की
निरंतरता निरंतरता बनी रहती है। ठीक है। जनन से किसी भी जात की कंटिन्यूटी यानी वह जाति जो है कंटिन्यूस इस पृथ्वी पे इस संसार में बना रहेगा। कहने का मतलब है कोई भी जीव जब जनन करता है तो उसकी जाति की कंटिन्यूटी यानी उसका वंश जो है चलता रहता है। ठीक है। और हम तीसरा कारण भी बता सकते हैं, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या लिखेंगे? जनन से जीवों में विभिन्नताएं या कह सकते हैं वेरिएशन। जनन से जीवों में क्या आते हैं? विभिन्नताएं आती हैं। तो हमको इसको याद रखना है, जनन से क्या आता है जीवों में? विभिन्नता यानी वेरिएशन। विभिन्नता का मतलब होता है अंतर, यानी माता पिता से उसके संतति में जो अंतर हो, जो असमानता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे जनन के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? जनन के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक। तो नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि पेरेंट के इन्वॉल्व के बेसिस पे जो रिप्रोडक्शन होता है यह दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें जनन का, तो जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अगर हम बात करें पेरेंट के इन्वॉल्व के बेसिस पे रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, तो हम बताएंगे पेरेंट के इन्वॉल्व के बेसिस पे जो रिप्रोडक्शन होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की और फिर बात करेंगे किसकी? लैंगिक जनन की। देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें संतान के उत्पन्न करने में केवल एक जनक भाग लेता है। तो बात अगर हम करें अलैंगिक जनन की डेफिनेशन की, तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग ले उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? नीचे हम लिख दे रहे हैं, जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक।
जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। ठीक, अगर इसी में हम बात कर लें लैंगिक जनन की, किसकी बात करें? लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन जो होता है इसमें इस प्रक्रिया में कितने लोग भाग लेते हैं? 2 लोग भाग लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है 2 विपरीत जनक होंगे, यानी एक नर होगा दूसरा मादा होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों नर हों या दोनों मादा हों, बस एक नर और एक मादा का होना जरूरी होता है। एक नर व एक मादा मिलकर के अगर नए संतान या नए जीव उत्पन्न कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। अगर केवल कोई एक ही जनक हो और वो नए जीव को उत्पन्न कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, डिफिनेशन आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की कुछ विधियों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की कुछ फीचर्स की बात करते हैं, कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, यानी बेसिक फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक फीचर, ठीक है, ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, बेसिक फीचर यानी कुछ जनरल विशेषताएं देखेंगे। जैसे हम देखेंगे, पहली विशेषता हम जानते हैं जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है, तो लिखेंगे एक जनक भाग लेता है। ठीक है, अगर हम पहली विशेषता की बात करेंगे तो बताएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें केवल कितने जनक भाग लेते हैं? एक ही जनक भाग लेते हैं। और जो युग्मक होता है, युग्मक माने गैमिट, युग्मक का संलयन, युग्मक का संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, यानी युग्मक यानी देखिए जो नर होगा, नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। तो जो नर युग्मक और मादा युग्मक होता है इसमें नहीं बनता है। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें नर या मादा युग्मक होंगे या भी नहीं भी होंगे, लेकिन बट इसमें युग्मक का संलयन यानी युग्मक मिलते नहीं हैं, उनका फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एक ही जनक होगा, जब एक ही जनक होगा तो इसमें कहाँ युग्मक मिलेंगे? युग्मक का संलयन माने नर व मादा युग्मक का मिलना, और इसमें नर व मादा तो है नहीं, सिर्फ एक ही जनक होता है, इसीलिए कहते हैं इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, या कह सकते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है, संपन्न होता है। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन माने हम बात कर रहे हैं किसकी? माइटोसिस की। ठीक है, और इसमें जो है मेयोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। तो हम आगे बात करते हैं
अर्ध सूत्री विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बेसिक फीचर ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन में केवल एक जनक भाग लेता है और युग्मक का संलयन यानी फ्यूजन नहीं होता है, और इसमें केवल क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है, और ये समसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या होता है, संपन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो असेक्सुअल प्रोडक्शन है यह संपन्न कैसे होता है, तो कैसे होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। क्या असेक्सुअल प्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लें। देखिए इसमें एक ही जनक भाग लेता है, ठीक है, तो एक सरल प्रक्रिया होती है और तीव्र प्रक्रिया है, तो क्या लिखेंगे, सरल एवं तीव्र प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है, सरल है और क्या है, तीव्र प्रक्रिया यानी बहुत तेजी से होती है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, इससे जो संतान प्राप्त होता है उसे हम क्लोन कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं। प्राप्त संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन से जो संतानें प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्लोन क्या होता है। ठीक है, और इसमें जो गैमिट होता है यानी युग्मक होता है, युग्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कह सकते हैं विद आर विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, विद आर विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट यानी युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और युग्मक का निर्माण नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट युग्मक का संलयन नहीं होगा, यानी युग्मक नर व मादा युग्मक नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक होगा, जब एक ही जनक हो गया तो नर या मादा, इसमें कोई युग्मक जो है कोई लिंग का भेद नहीं होता है, कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, सर जी क्लोन क्या होता है। ठीक, देखिए क्लोन क्या है, जो संतान अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो, तो उसके लिए हम क्लोन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, अपने पेरेंट के सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, यानी आकारिकी और आनुवांशिक रूप से, यानी ऐसी संतति जो अपने जनक के हूबहू कॉपी हो, यानी दिखने में भी समान हो, और उसका जो जेनेटिक लेवल पे है, यानी जो उसका जीन, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सब क्या हो, अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट क्या हो, कॉपी हो, तो उसी को हम क्या कहा जाते हैं, उसी को हम क्लोन कहते हैं। यानी जो संतति अपने पेरेंट के, अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो, उसी के लिए हम क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्लोन क्या होता है। ठीक है, तो आशा करते इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।